नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने साधु संतों का स्वागत किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और निरंजनी अखाड़े के सचिव और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निरंजन गाड़ी की भाला पूजन में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे। इस दौरान सीएम रावत ने कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे सीएम रावत ने कुंभ कार्यों का निरीक्षण लिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो संतों का आशीर्वाद लेने के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में पहुंचे हैं। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं पर आया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ और छावनी देखने जाऊँगा, कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू करने पर मोहर लग गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2 नए विश्वविद्यालयों के गठन को भी मंजूरी दे दी है और केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए ट्रस्ट को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए हैं। विधानसभा में हुए मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्र सरकार की आशा के अनुरूप हरिद्वार महाकुंभ की अवधि को कम से कम रखने पर सहमति जताई। महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य कैबिनेट ने हरिद्वार कुंभ में यात्रियों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए टेंट न लगवाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने कुंभ की अवधि 1 से 30 अप्रैल के बीच रखने पर मुहर लगा दी है। गैरसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से कुंभ आयोजन के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। विभाग की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के 18 किलोमीटर लंबे घाटों पर एक दिन में कुल 10,80,000 श्रद्धालु ही स्नान कर पा रहे हैं, जबकि कुंभ क्षेत्र में उपलब्ध आवासीय व्यवस्था के अनुसार करीब 5.5 लाख लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि इस बार के कुंभ में अब तक संपन्न स्नान में यात्रियों के स्नान के बाद वापस लौटने को ही प्राथमिकता दी है। इसलिए अब अस्थायी आवास के लिए टेंट लगवाए जाने की जरूरत नहीं है। मेला प्रशासन के द्वारा 1500 यात्री क्षमता के रैन बसेरे और पीपीपी मोड पर 18,000 क्षमता के रात्रि शेल्टर बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक कुंभ मेला अवधि 1 से 30 अप्रैल के बीच ही रखने पर सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ने कुंभ मेला में स्नान के दौरान भी लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा है। इसके लिए मेला प्रशासन घाटों पर भी 6-6 फीट की दूरी पर चिन्ह तैयार करेगा। हालांकि विभाग ने शाही स्नान के दिन इस मानक का पालन किए जाने में कठिनाई पेश आने की बात स्वीकार की है। इसलिए स्नान के लिए अस्थायी घाट भी तैयार किए जा रहे हैं। कुंभ मेले के दौरान ना तो कोई नई ट्रेन चलेगी और ना ही दूसरे राज्यों की नई बसें। रेलवे बोर्ड और आसपास के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र भेजा गया है ताकि कोविड के मद्देनजर मेले के दौरान भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्य सचिव ने एक पत्र भेजा है, जिसमें कुंभ मेले के दौरान कोई भी नई ट्रेन न चलने का निवेदन किया गया है। साथ ही 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को शाही स्नानों में हरिद्वार आने वाली ट्रेनों की अनुमति इस तारीखों से एक दिन पहले ना दिए जाने और केवल निकासी के मकसद से पर्याप्त संख्या में आउटबाउंड ट्रेनों का संचालन करने का अनुरोध किया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है कि कुंभ मेले के दौरान इन सभी राज्यों से कोई भी विशेष बस सेवा संचालित ना की जाए और जो श्रद्धालु कुंभ मेले में आए वह स्वास्थ्य जांच कराने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर ही आए। सरकारी और प्राइवेट घाट पर स्नान के लिए 6 फीट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। गंगा नदी पर 18 किलोमीटर घाटों पर कुल 10,80,000 लोग ही स्नान कर सकते हैं। मसूरी में टैक्सी मैक्सी महासंघ उत्तराखंड ने टोल प्लाजा पर टैक्सियों से वसूले जा रहे टोल के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। महासंघ के अध्यक्ष सुंदर पवार ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जिले में टैक्सियों के लिए जाने वाले टोल पर 50% की रियायत दी जाती है, लेकिन डोईवाला टोल प्लाजा पर टैक्सियों से अधिक टोल वसूला जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की। साथ ही उच्च अधिकारियों से भी इस संबंध में वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर टैक्सियों से लिए जाने वाले टोल पर रियायत नहीं दी गई तो टैक्सी मैक्सी महासंघ आंदोलन करेगा और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं 18 तारीख से, जिस दिन से ये टोल लच्छीवाला में लगा है, उस दिन से इसके विरोध में हूँ और मैं सीएम साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये टोल प्लाजा में जो इन्होंने जो अनियमितताएं हैं ये ना हो। ये टोल प्लाजा का जो ठेकेदार है, रिद्धि सिद्धि कंपनी है, ये हमसे 85 रुपीज़ चार्ज कर रहा था, जो कि नियम के विरुद्ध है। मैं जब वहाँ से शासनादेश लाया पीडी के यहाँ से, और तो उसमें हमारे लिए कमर्शियल गाड़ियों के लिए जिस जिले में टोल लगता है उसमें 40 रुपीज़ का 50% डिस्काउंट है जी। उसमें 50% डिस्काउंट का नियम है, जो कि ये लोग नियम के विरुद्ध हमसे 85 रुपये चार्ज कर रहे थे। कल तो अभी तक मैंने देखा है, कल इन्होंने 170 रुपीज़ भी चार्ज किया है। मैंने कल भी बात की, मैं उसमें माननीय पवार साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ, उन्होंने लिखा भी है उस कंपनी को, डीएम साहब के लिए भी आदेश किया है कि इसको देखा जाए, पीडी को भी लिखा है, परंतु इसमें हमें आज तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी डिमांड है कि इसको 20 रुपये प्रति चक्कर पर राउंड पे हमारी गाड़ियों के लिए लिया जाए, जिसमें हम लोग। चमोली में पर्वतीय शिल्पकार कल्याण सभा द्वारा बैकलॉग के पदों को भरने, पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने, देवस्थानम बोर्ड में आरक्षित वर्ग के लोगों को शामिल करने के सहित कई मांगों को लेकर लोगों ने गाजे बाजों के साथ विधानसभा कूच किया, जिसके बाद पुलिस ने बैरियर पर आंदोलनकारियों को रोक दिया, जहां से एक शिष्टमंडल ज्ञापन के लिए भराड़ी सैंड भेजा गया। आज हम जो है पूरे उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग जो है उनकी जो संवैधानिक मांगे हैं, उन मांगों पर जो है अमल न होने के, उनके प्रति उदासीनता का और भेदभाव का जो है इस प्रकार से रवैया अपनाने के कारण जो है आज जो है सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग सड़कों पर उतरे हैं और हमारा एक बहुत बड़ी रैली के रूप में जो है हम लोग यहाँ भराड़ी सैन में आए हुए हैं और हमें जो है यहाँ पर जंगल चट्टी के पास में रोक दिया। विधानसभा गैरसैंण में हुए लाठीचार्ज को लेकर जहां पूरे प्रदेश में लोगों में आक्रोश और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना पर मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए 87 दिन से जन आंदोलन चल रहा था। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों को राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। वहीं पुलिस के रोकने के बाद भी जब लोग आगे बढ़े तो पुलिस को इन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आज गैरसैंण के करीब देवाली खाल नामक स्थान पर घाट ब्लॉक के लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान
प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच में जो घटना घटित हुई उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत उसका संज्ञान लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेस फीडबैक लिया और उसमें फिर एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। ये घटना घटित नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों को 1.5 लेन सड़क से जोड़ने का पूरे प्रदेश में गैरसैंण में हुए लाठीचार्ज के विरोध में लोगों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया है। विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। गैरसैंण में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारियों द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया गया और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि प्रदेश में जनता ही नहीं सुरक्षित है तो ऐसी सरकार किस काम की। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, गैरसैंण ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा जो बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई है वो निंदनीय ही नहीं बल्कि अशोभनीय भी है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रदेश की अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था वो आज अफसरशाही और माफियाओं का गढ़ बन चुका है। उत्तराखंड का निवासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। राज्य के अंदर जो आंदोलनकारी शक्तियां थी उनको सरकार द्वारा अपनी मांगों के मुद्दे पर, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भराड़ीसैंण के अंदर गैरसैंण की राजधानी के सवाल पर और राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के सवाल पर कुछ उत्तराखंड आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिलाएं जो इस राज्य की तृतीय शक्ति हैं उनका एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और भाजपा के कुछ नेताओं के इशारे पर उन पर महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे किए गए, जिसका मसूरी नहीं पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी उसका विरोध करते हैं। रुड़की में सपा के कार्यकर्ताओं ने साबरी जामा मस्जिद का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि साबरी जामा मस्जिद की छत जर्जर हो चुकी है और नीचे से पानी आता है जिससे काफी दिक्कतें होती हैं, जिसको लेकर सपा नेता ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। आज हमने माननीय एसडीएम साहब को रुड़की हरिद्वार जो ज्ञापन दिया है, ये हमने ईरान किले शरीफ एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर नई जामा मस्जिद का कार्य कुछ सालों पहले बहुत तेजी के साथ शुरू हुआ, पर पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो काम रोक दिया जाता है। साबरी जामा मस्जिद का आज ये हाल है कि अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो वो छत उसकी टपकने लगती है और नमाजी के ऊपर पानी गिरना शुरू हो जाता है। उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए माननीय एसडीएम साहब को आज ज्ञापन देकर निवेदन ये किया है कि आप जल्द से जल्द उस मस्जिद का। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिसे सौंदर्यीकरण का नाम दिया जा रहा है, जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यीकरण की बात रखी गई थी, न कि चित्र बनाने की। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और काम को रुकवा दिया। बता दें कि रुड़की नगर निगम भवन पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान निगम के भवन पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मेयर गौरव गोयल का चित्र बनाया गया। निगम के भाजपाकरण पर कांग्रेस आग बबूला हो गए और निगम पहुंचे, जहां मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता चौधरी राजेंद्र सिंह ने बताया कि निगम के मेयर गौरव गोयल ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम का भाजपाकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, निगम पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका भाजपाकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरा प्रकरण जो है आज हमारे पार्षद जो है आशीष अग्रवाल, उन्होंने हमें बताया कि रुड़की नगर निगम की जो बिल्डिंग है, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उस पर भाजपा के नेताओं के और मेयर साहब अपने, प्रधानमंत्री के और अन्य नेताओं के फ़ोटो जो हैं वो बनवा रहे हैं। जबकि जो सौंदर्यकरण का, बिल्डिंग की सौंदर्यकरण का जो प्रस्ताव था उसमें कहीं भी राजनेताओं के चित्रों का वर्णन नहीं था। अगर इन्हें चित्र ही लगाने थे तो ये देश के महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के अगर ये फ़ोटो लगाते तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। ये अस्थाई पेंटिंग बना रहे हैं और अस्थाई पेंटिंग नहीं बननी चाहिए। ये एक नगर निगम है, इसमें हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर शहर का व्यक्ति आएगा। आपको अगर लगानी है अस्थाई, शीशे का इतना बड़ा फ्रेम हो, अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप शीशे के फ्रेम में जड़वा के लगवा लें।
मान लो कल को अगर प्रधानमंत्री जी कुर्सी से उतर गए, अभी 1 साल बाद चुनाव विधानसभा का आपका उत्तराखंड में है, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री से हट गए, फिर पेंटिंग हटेगी। मसूरी शहर के बाटाघाट क्षेत्र में एक 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची को उपचार के लिए लंडौर कम्युनिस्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने नाजुक हालत होने के कारण बच्ची को हाई सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नाबालिग बच्ची मूल रूप से नेपाली है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक और बच्ची के परिजन NH द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करते हैं। रात के समय बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो युवक भाग निकला। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध आरोपी युवक को कुछ ही घंटों में बाटाघाट क्षेत्र से पकड़कर हिरासत में ले लिया है। ये कल देर शाम को हमारे सूचना आई थी कि एक नाबालिग बच्चे के साथ 7-8 साल के बच्चे है, नेपाली मूल की, इसके साथ जो है किसी ने दुराचार कर लिया है और उसमें जो है इस संबंध में हमारे द्वारा जो है एक संदिग्ध की जो है कल रात को ही जो है हमारे द्वारा हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। और देर सुबह जो है सुबह के टाइम हमारे पास जो है इसकी तहरीर आ गई थी। उस पर जो है थाने में जो है 6/21 और धारा 376 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो है इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें जो है जांच की जा रही है। मुलजिम हमारी हिरासत में है, उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही जो है जो पीड़िता है, जो बच्ची है, उसका मेडिकल जो है करा दिया गया और उसका इलाज जो है उसकी ब्लीडिंग। हरिद्वार में 100 रुपए के लिए एक साधु को की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पंतदीप में 4 साधुओं के बीच 100 रुपए को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 3 साधुओं ने एक साधु की चिमटे से पीट कर हत्या कर दी। वही सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तीनों आरोपी साधुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में साधुओं के बीच इस तरह के खूनी संघर्ष का ये पहला नहीं, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक पंतदीप निवासी सोनू नामक व्यक्ति ने चौकी रोडीवेल वालों पर सूचना दी थी कि किसी फक्कड़ बाबा की 3 अन्य फक्कड़ों ने हत्या कर दी है। उनके बीच में कुछ लेन देन का मामला चल रहा था, तो चौकी रोडीवेल वाला पर इसमें मर्डर का मुकदमा लिखा गया है और इसमें तीनों फक्कड़ बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल माननीय न्यायाधीश रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मनोज गोयल की अध्यक्षता में आयोजित जखोली तहसील दिवस के मौके पर फरियादियों ने कुल 28 शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से 14 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को उनसे संबंधित प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं को विनम्रतापूर्वक रखा गया है। अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं की पूर्ण जानकारी रखते हुए प्रोएक्टिव होकर कार्य करने और 15 दिन के अंदर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी समेत क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। लक्सर में उदासीन अखाड़ा निर्माण के शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से के साथ निकाली गई। इसमें अखाड़ों के करीब 70 महंतों ने हिस्सा लिया। महंतों की इस शोभा यात्रा में 6 घोड़े, 2 डीजे, 4 बैंड, 1 तोप, 4 छोटे हाथी, 17 ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 कार और 1 मिनी बस देखने को मिली। इस शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी दिखी। पेशवाई के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ का तांता लगा रहा। सड़कें शोभा यात्रा को देखने वाले लोगों से भरी रही। इस शोभा यात्रा की कमान लक्सर उप जिलाधिकारी ने अपने हाथों में ले रखी थी। ये शोभा यात्रा लक्सर के चंदन पैलेस से शुरू हुई, जो पीपली गांव के श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्माण तक जाएगी। इस शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर लक्सर पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। लक्सर इंटेलिजेंस विभाग भी पिछले कई दिनों से इस पेशवाई को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज कुंभ 2021 के दृष्टिगत श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की जो जमात है वो गुजरात से कल शाम को लक्सर पहुंच गई थी। आज लक्सर से सुबह 11 बजे से यहाँ जमात जो है अपनी शोभा यात्रा के साथ पीपली गांव पहुंचेगी, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और लगभग ये जो है 11 बजे से 4 बजे तक पेशवाई का समय है। इसके लिए जो है पुलिस व्यवस्था की गई है, सड़कों की और मार्ग की सफाई की गई है
और बिजली पानी की सारी व्यवस्था की गई है। सब प्रशासन जो है दुरुस्त। हरिद्वार के शांतरशाह क्षेत्र में 2 कंपनियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग दोनों कंपनियों को अपनी चपेट में ले चुकी थी और करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये लगभग 10:30 बजे करीब हमें सूचना मिली थी एनडीटी पे और गाड़ियाँ हमारे मूवमेंट तभी हो गई थी। यहाँ से हमने मायापुर से और सिडकुल से गाड़ियाँ भेजी थी। उसके बाद कमी पड़ने पर हमने रुड़की और लक्सर से भी गाड़ी मंगा ली। कुल मिलाकर हमारी 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही है और अभी कंट्रोल में है। साथ में जो फैक्ट्री लगी थी वो बच गई है। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अग्निशमन फैक्ट्रियों से करती है, लेकिन कुछ लोग उसमें लापरवाही कर लेते हैं। उसका नतीजा श्रीगंगा की आपदा में लापता लोगों को तलाशने का अभियान तपोवन और रैनी क्षेत्र में 25वें दिन भी जारी रहा। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट पर करीब 194 मीटर तक मलबा हटा लिया गया। यहां से मुख्य टनल तक पहुंचने के लिए 245 मीटर और आगे ही जाना होगा, लेकिन टनल के मुख्य द्वार से ही अंदर मलबे के ढेर लगे हैं। मलबा अंदर कितना आगे तक है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव होने के कारण मलबा हटाने का काम जारी है। अभी तक 72 शव बरामद हुए हैं, जबकि 133 लापता हैं। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें प्राइम टीवी पर जारी रहेंगी। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।